एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 नवंबर की करंट अफेयर्स। ओके, सो आज कि करंट अफेयर्स में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम हम जानेंगे। 2 पर्सन्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिफेंस के न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी की भी कुछ न्यूज़ है, उन पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ। तो फर्स्ट नंबर पे BHEL के नए CMD हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम है कोप्पू सदाशिव मूर्ति। क्या नाम है इनका? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। और इन्हें BHEL का CMD अपॉइंट किया गया है। CMD का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनको चुना गया है। BHEL क्या है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वो BHEL कहलाता है। और BHEL मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली एक महारत्न कंपनी है। इसे महारत्न का स्टेटस 2013 में दिया गया था। और BHEL का हेड क्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा न्यू दिल्ली में। BHEL का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1964 में BHEL का फॉर्मेशन किया गया था। तो इसी BHEL के नए CMD, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नए CMD अपॉइंट हुए हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। और इन्होंने नलिन सिंघल को रिप्लेस किया है। सिंघल साहब 2019 से CMD के रूप में काम कर रहे थे। अगले पर्सन जो न्यूज़ में, उनका नाम है शिव नडार। आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। HCL के आप कह सकते हैं वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं या फाउंडर हैं शिव नडार। और इन्हें ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में टॉप पोजीशन हासिल हुई है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, जो डोनेशन वगैरह करते हैं अच्छे कॉज के लिए। तो उसी लिस्ट में इनका नाम टॉप नंबर पे है। पिछले 5 सालों में 3 बार इनका नाम टॉप नंबर पर आया हुआ है। तो ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 रिलीज हो गई है, जिसमें HCL टेक के फाउंडर शिव नडार और फैमिली का नाम टॉप पर है। और इन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए जो है वो डोनेट किया है। कितने? 2000 करोड़ रुपीस इन्होंने डोनेट किया है। ठीक है, HCL के ये फाउंडर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो के फाउंडर हैं, उनकी फैमिली आती है। एंड थर्ड नंबर पे मुकेश अंबानी एंड फैमिली आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो इन दोनों पर्सन्स के बारे में आज हमें डिस्कस करना था, हमने कर लिया। अब बात करते हैं हमारे अपकमिंग कोर्स के बारे में। आप सभी को इन्फॉर्मेशन तो होगी ही, हमने SSC GA का कोर्स लॉन्च कर दिया है 2024 के लिए। 2024 में जो भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो आपके SSC एग्जाम हो, SSC के डिफरेंट CGL, CHSL, MTS, CPO, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और GA प्रिपेयर करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके जो स्टेट एग्जाम्स हैं, स्टेट PCS एंड स्टेट एग्जाम जो है, उनके लिए भी अगर आप GA प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, PYQ के साथ आपको मिलेगा। PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे और लाइव आपके डाउट सेशंस भी होने वाले हैं। कोर्स को कैसे परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एंड एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी परचेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं या साइंस अकेला लेना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं ईजिली। डन इतनी चीज़ें। आइए हम कुछ और न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात, अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना। और टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में कई सारे रिवीजन क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं इनकोर के बारे में। क्या है ये इनकोर? तो आपको पता है अभी हमारी कंट्री में इलेक्शन होने वाले हैं। जब भी इलेक्शन होता है तो आपकी जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है या एक से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, जहाँ से MLA या MP चुनाव लड़ते हैं। तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी, उनमें चुनाव कैसे होंगे, किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे, प्रोटोकॉल क्या होगी, सही तरीके से नियम कानून चल रहे हैं कि नहीं, तो इसको सब ऑर्गेनाइज करने के लिए, सब मेंटेन करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम रिटर्निंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर का काम क्या होता है? चुनाव को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मैनर में कंडक्ट कराना,
ठीक है। और जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उन पे नज़र रखना, कितने असेट्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आचार संहिता का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, और फाइनली रिजल्ट भी अनाउंस करना। तो इस तरीके का सारा काम रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, कई बार एक या एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आपको एक ही रिटर्निंग ऑफिसर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? सो इस रिटर्निंग ऑफिसर को कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है जिसका नाम है इनकोड। किस लिए? इलेक्शन मैनेजमेंट करने के लिए, कंप्लीट कैंडिडेट का इलेक्शन मैनेजमेंट करने के लिए बेसिकली इनकोड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट है। इसमें क्या फ़ायदा होगा? जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कैंडिडेट के नॉमिनेशन की प्रोसेस को आसान कर सकता है। वोटर टर्नआउट कितना रहा है, जैसे पूछते हैं ना, आप लोगों ने एग्जैक्ट पोल वगैरह देखा होगा, तो कितने % लोगों ने मतदान किया है, टोटल पॉपुलेशन के कितने लोग वहाँ पे मतदान करने आए थे, फीमेल का कंट्रीब्यूशन या फीमेल का मतदान कितना रहा है, काउंटिंग मैनेजमेंट करना, ठीक है, रिजल्ट एंड डेटा मैनेजमेंट करने के लिए बेसिकली इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ये रिपोर्ट डिज़ाइन करने में और काउंटिंग करने में भी मदद करेगा, ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, ये जो इनकोड सॉफ्टवेयर है बेसिकली इसका एक और काम होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में कोई कैंडिडेट है, कोई उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ रहा है, तो उस उम्मीदवार के पास कितने असेट्स है, वो कौन कौन से व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर वो आचार संहिता का पालन कर रहा है या नहीं, या फिर उसने रैली को, असेंबली को कंडक्ट कराने से पहले अलग अलग डिपार्टमेंट से NOC लिया है कि नहीं। मान लेते हैं हमको एक रैली निकालनी है, तो रैली निकालने के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठा करके और बूफर लगा के एकदम रैली निकालने लगे, नहीं। आपको अलग अलग, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको NOC की भी रिक्वायरमेंट होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। तो वो सारी फैसिलिटी भी इस एप्लीकेशन में अवेलेबल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिएगा, सुकुमार सेन हमारी कंट्री के पहले इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 25 जनवरी को 1950 में हुआ था। तो 1950 में हमारा निर्वाचन आयुक्त बना था, मतलब आपका इलेक्शन कमीशन बना था। क्लियर? इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिलती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 324 है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 15 है। तो पार्ट नंबर 15 और आर्टिकल 324 में हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। चूंकि ये पूरी जानकारी हमें एक आर्टिकल से पता चलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन क्या है? आंसर हो जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके पहले भी ECI के द्वारा कई सारे एप्लीकेशंस को लॉन्च किया जा चुका है, जैसे कि सक्षम एप्लीकेशन, सी विजिल एप्लीकेशन, कैंडिडेट एप्लीकेशन, बूथ एप्लीकेशन, BLO एप्लीकेशन एंड ऑब्जर्वर एप्लीकेशन। और भी कुछ एप्लीकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। अब हम हमारी कंट्री में अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो प्रेजेंट में हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 पर्सन हैं। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कैंडिडेट उनकी मदद करने के लिए हैं, जिन्हें हम इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। क्लियर है? और इनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए, 6 साल या 65 साल का होता है। डन इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम एक छोटे से फेयरवेल के बारे में। किसको फेयरवेल दिया है? तो MiG-21 को फेज आउट किया जा रहा है फेज्ड मैनर में। जैसा कि मैंने कहा था, एकदम से पूरे के पूरे MiG-21 को थोड़ी ना हम फेयरवेल टाटा बाय बाय कर देंगे, नहीं, उनको उतना रिप्लेसमेंट होना भी तो ज़रूरी है। तो बेसिकली अभी तक हमारी कंट्री में 4 स्क्वाड्रन जो है MiG-21 के काम कर रहे थे। तो उसमें जो नंबर 4 का स्क्वाड्रन है उसको बेसिकली यहाँ पे फेज आउट किया है, और 2025 तक रिमेनिंग जो स्क्वाड्रन काम कर रहे हैं MiG-21 के, उनको फेज आउट मैनर में क्या किया जाएगा? फेयरवेल दे दी जाएगी और उनके जगह नए एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि MiG-21 बाइसन जो है उसको फेयरवेल दे दिया गया है, जो नंबर 4 नंबर का स्क्वाड्रन था, और इसको रिप्लेस फिलहाल के लिए किया गया है सुखोई 30 MKI से। सुखोई 30 MKI से इसको रिप्लेस किया है। फिलहाल की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि एजेंडा ये नहीं है।
एजेंडा तो कुछ और ही है, क्या है वो भी हम देखते हैं। सो इंडियन एयरफोर्स हैज रिटायर्ड वन ऑफ इट्स 3 रिमेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ द एजिंग MiG-21 फाइटर। नंबर 4 स्क्वाड्रन जो कि राजस्थान में था, कहाँ पे, उतरलाई राजस्थान में था, और इसको यहाँ पे फेयरवेल दे दी है। MiG-21 बाइसन, ठीक है, इसको फेज आउट कर दिया है और ये 1966 से ऑपरेशन में था और इसको रिप्लेस फिलहाल के लिए किसने किया है, सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ने किया है। बेसिकली हम फेस मैनर में सारे के सारे MiG-21 फाइटर को रिप्लेस करेंगे और उनकी जगह कौन लेगा, इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A, जो तेजस के नए नए वेरिएंट हैं, जो तेजस के डिफरेंट वेरिएंट हैं, MiG-21 फाइटर जेट को रिप्लेस करेंगे जिनका नाम है LCA MK-1A। क्लियर है इतनी चीजें? तो 2025 तक ये सारे के सारे जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगा। कुछ और बातें अगर हम करते हैं अबाउट द MiG-21, तो ये जो मिग सीरीज है फाइटर जेट की, इसे सोवियत यूनियन, उस समय रशिया जो है वो USSR कहलाता था, तो सोवियत यूनियन के द्वारा मिग सीरीज को डिजाइन किया गया था। 1963 में इसको इंडक्ट किया गया था और भारत में मिग के 874 प्लेन्स जो है वो ऑपरेट हो रहे थे। अब LCA MK-1A जो है वो MiG-21 को रिप्लेस करेगा, एक्चुअली फेज मैनर पे रिप्लेसमेंट होगा। और जो आपका LCA MK-1A है, इसको डिजाइन कौन कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम HAL कहते हैं। अब हमारा जो HAL है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी जो कैपेसिटी है तो वो एक साल में 16 LCA बना सकता है। कितने, केवल और केवल एक साल में 16 LCA डिजाइन कर सकता है हमारा HAL, और हमको रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा की है, इसलिए नासिक में भी एक प्रोडक्शन यूनिट तैयार की जा रही है, जिसके कारण हमारे पास जो एक साल में टोटल 24 जेट तैयार हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट MK-1A जो है वो इंडियन एयरफोर्स को फेब 2024 में डिलीवर कर दिया जाएगा और 83 जो है वो 2027-28 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो जब ये डिलीवर हो जाएंगे तो सुखोई को फिर इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, MiG-21 फिलहाल के लिए सुखोई से रिप्लेस किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला एक हेलीकॉप्टर है हमारा जिसका नाम है प्रचंड। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, इसी हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, प्रचंड है। तो रिसेंटली इसकी टेस्टिंग की गई है। प्रचंड में हमने गन वगैरह फिट करके इसकी फायरिंग टेस्ट की है, इसलिए वापस से न्यूज़ में आ गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि प्रचंड क्या है। तो प्रचंड एक लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर है और इंडिया का पहला इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉमेट हेलीकॉप्टर है। मल्टी रोल का मतलब कई सारे ऑपरेशन में, रेस्क्यू करने में, माउंटेन एरिया में, डेजर्ट एरिया में, अलग अलग एरियाज में हम प्रचंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बोला है। और इसको डिज़ाइन किसने किया है, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसका बेसिकली मकसद यही है कि इंडियन आर्म फोर्स को जो डेजर्ट एरिया में और माउंटेन एरिया में हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं, उनको मदद पहुंचाने के लिए, उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर प्रचंड को तैयार किया गया है। इसमें शक्ति इंजन इस्तेमाल किया है। तो प्रचंड हेलीकॉप्टर में कौन सा इंजन है, तो आंसर हो जाएगा शक्ति इंजन का इस्तेमाल इसमें किया है। और शक्ति इंजन को HAL और फ्रांस के सेफ्रॉन ने मिलकर तैयार किया है, डेवलप किया है। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी का ये जो लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है प्रचंड, उसने सक्सेसफुली 70 mm रॉकेट और 20 mm गन दिन और रात दोनों में इसकी टेस्टिंग की है, मतलब फायरिंग टेस्ट किया गया है, इसलिए वापस से न्यूज़ में था। इस हेलीकॉप्टर को 2017 में क्लियरेंस दे दिया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 288 km/h की है और ये लगभग 21,000 फीट तक की हाइट पर उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में आपको हेलिना मिसाइल और ध्रुव शस्त्र देखने को मिलेगा। हेलिना मिसाइल और ध्रुव शस्त्र का इस्तेमाल जो है वो प्रचंड हेलीकॉप्टर में किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्यूज मिशन। तो किसका है ये, नासा का। इन्फ्यूज मिशन किसका हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नासा का। क्या करेगा ये, हम देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा के द्वारा रिसेंटली एक साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया है मिसाइल रेंज मैक्सिको की, न्यू मैक्सिको की मिसाइल रेंज से, न्यू मैक्सिको की मिसाइल रेंज से हम नासा ने एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है अंडर द इन्फ्यूज मिशन। इन्फ्यूज का फुल फॉर्म क्या है, तो इन्फ्यूज का फुल फॉर्म है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इन्फ्यूज मिशन किसका है, तो आंसर हो जाएगा नासा का है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इन्फ्यूज का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब ये इन्फ्यूज मिशन करेगा क्या,
कोई मकसद से तो आप किसी मिशन को लॉन्च करोगे, किसी मकसद से आपने किसी रॉकेट को लॉन्च किया होगा। तो देखिएगा होता क्या है, जब कई बार जो स्टार के फॉर्मेशन की प्रोसेस आप लोगों को आई थिंक पढ़ी होगी आप लोगों ने ज्योग्राफी में, तो स्टार के फॉर्मेशन की अपनी एक प्रोसेस होती है। तो स्टार कई बार अपनी खुद की ग्रेविटी के कारण उसमें सुपरनोवा विस्फोट या सुपरनोवा ब्लास्ट हो जाता है। और जब सुपरनोवा ब्लास्ट स्टार में होता है तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी जो है वो मिल्की वे में रिलीज होती है, ठीक है। तो वो जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार की प्रोसेस है और किस तरीके से सुपरनोवा ब्लास्ट के समय एनर्जी मिल्की वे में रिलीज हो रही है, तो इन सारी घटनाओं की स्टडी करने के लिए बेसिकली नासा का इन्फ्यूज मिशन है। समझ में आया इन्फ्यूज मिशन का काम क्या है? It was launched to study the Cygnus loop, a supernova remnant। तो जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ उसके बाद सुपरनोवा के जो रिमेन्स बचे, मतलब जो अवशेष बचे, उनकी स्टडी करने के लिए, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नस लूप बोलते हैं। तो सिग्नस लूप की स्टडी करने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, मतलब हम नहीं, नासा लॉन्च कर रहा है इन्फ्यूज मिशन। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? तो सिग्नस लूप क्या होता है, तो कोई भी स्टार का जो रिमेन्स होते हैं जिनके साइज 20 टाइम मोर देन होते हैं साइज ऑफ द सन के, और कुछ रिमेन्स तो 20,000 ईयर्स पुराने भी होते हैं और वो कोलैप्स हो जाते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण, और सुपरनोवा होता है। तो स्टार की जो जर्नी है, स्टार की जो स्टडी है, साइकिल ऑफ स्टार जो है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और सिग्नस लूप की स्टडी करने के लिए बेसिकली यहाँ पर इस मिशन को लॉन्च किया गया है। चलो नेक्स्ट कहानी समझते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पे एक ब्रिज तैयार हो रहा है जिसको हम इस्थमस ऑफ कैरा या केरा कह रहे हैं। देखो होता क्या है, अगर हम बात करें किसी को यहाँ पे चाइना, हांगकांग से ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करनी है, सो ट्रेडिंग करने के लिए अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन, अगर यहाँ पे कोई कंट्री है उसको ट्रेड करना है तो यहाँ इंडियन ओशियन से जाएगा और इंडियन ओशियन के बाद ये जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ साउथ चाइना सी पहुँचेगा और फिर यहाँ पे जाके चाइना के साथ ट्रेड करेगा। तो अभी फ़िलहाल हम इस ट्रेडिंग रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी ट्रेड रूट है क्योंकि कई सारी शिप्स यहाँ से गुजरती हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट को अगर वहाँ पे अगर देखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं उनको चाइना और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वगैरह के साथ अगर व्यापार करना है तो यही रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। तो मलक्का जो यहाँ पे स्ट्रेट है ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, तो इसका ही एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, एक नया ब्रिज तैयार किया जा रहा है कि जो कि अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से कनेक्ट करेगा। मतलब अंडमान सी को कहीं ना कहीं ये आपका ईस्ट चाइना सी, ईस्ट जो चाइना सी है इसके साथ कनेक्ट करेगा। तो अंडमान सी से गल्फ ऑफ थाईलैंड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज तैयार किया जा रहा है, और इसी ब्रिज को, इसी कैनल को अगर हम बोले तो इस्थमस ऑफ कैरा के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। एक लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ये लोकेशन है। लगभग 90 किलोमीटर लंबी एक कैनल यहाँ पे बनाई जाएगी जो अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से कनेक्ट करेगा, जिससे जो मलक्का स्ट्रेट है इसमें जो बिजी रूट है इसकी डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। तो सदर्न थाईलैंड में इस कैनल को तैयार किया जाएगा और इसकी ब्रिथ जो होगी वो लगभग 44 किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी। अंडमान सी को ये साउथ चाइना सी के साथ ये कनेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, तो जिसके कारण एक शॉर्टकट भी तैयार होगा ट्रेड रूट के लिए। डन। नेक्स्ट, पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन। रिसेंटली, पहले न्यूज़ देख लेते हैं फिर इस कहानी को भी समझ लेंगे। तो रिसेंटली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम PFRDA के नाम से जानते हैं, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी आपका NPS अकाउंट है, आपकी ओल्ड पेंशन, आपकी अटल पेंशन स्कीम है, तो उसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी हो गया है, मस्ट हो गया है। अगर पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन नहीं होगा तो पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा, सिंपल शब्दों में। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन। तो सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिएगा, हमारा एक अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट होता है, बिल्कुल होता है, और हमारे उसी अकाउंट में क्या होता है ना, पेंशन वगैरह पहुंचती है। अगर आपने NPS लिया है या अटल पेंशन योजना के अंदर आप रजिस्टर है तो पेंशन का पैसा वहीं पहुंचेगा। तो हो सकता है इन केस आपने जब पेंशन का फॉर्म या NPS के लिए आपने अटल पेंशन योजना के अंदर आपने फॉर्म फिलिंग की होगी, अकाउंट नंबर डाला होगा, नाम एड्रेस डाला होगा, हो सकता है कुछ एरर हो जाए,
हो सकता है यार ह्यूमन एरर है, हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, और आपके अकाउंट की डिटेल अलग है, एनपीएस में जो आपने डेटा डाला है वो अलग है, तो ऐसे केस में क्या होगा, पेंशन अटक जाएगी, पेंशन आ नहीं पाएगी। तो जब आप बैंक के पास जाओगे अपनी पेंशन के लिए तो वो क्या कहेगा कि ठीक है हम 1 रुपये आपके अकाउंट में भेजते हैं, तो पहले 1 रुपये आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। इसी को पेनी ड्रॉप बोला जा रहा है, इसी को क्या बोल रहा है, पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन। तो 1 रुपये अगर आपके अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट हो गया, मतलब आपने जो फॉर्म फिल किया है और आपकी जो सेविंग अकाउंट की डिटेल है वो सेम है, तो बाकी पैसा फिर धीरे से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर 1 रुपये क्रेडिट नहीं होता है इन केस, तो उस केस में फिर आपको वापस से रिफिल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ेंगे और जो भी फर्दर प्रोसीजर होगी। तो सिंपल इतना सा ही कहानी है, तो चर्चा में था इसलिए आपके साथ डिस्कस कर लिया। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कह दिया है कि अगर आपको अपने फंड से पैसा निकालना है नेशनल पेंशन सिस्टम में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, तो आपका यहाँ पे पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, अंडर दिस प्रोसेस सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी चेक, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास आपका जो डेटा है उससे वो चेक करेगी एक्टिव स्टेटस ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट का जो सेविंग बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा भेजना है वो एक्टिव है कि नहीं, या आपने हो सकता है बहुत लंबे समय से उस बैंकिंग को अकाउंट को इस्तेमाल ही ना किया हो, तो एक्टिव स्टेटस चेक करेगी, आपका बैंक का नाम, आपका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, सारे डॉक्यूमेंट आपने प्रॉपरली सबमिट किए हैं कि नहीं वो चेक करेगी सिंगल 1 रुपये भेजकर। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम होगा। अब यहाँ पे बात हुई है अटल पेंशन योजना के बारे में, तो अटल पेंशन योजना को पहले हम स्वावलंबन योजना के नाम से भी जानते थे, और ये गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। जैसे कि मान लेते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो पेंशन आती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनको तो पेंशन नहीं आती, तो उसके लिए ये अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2015 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस समय अरुण जेटली, उनके द्वारा बजट में 2015 में अटल पेंशन योजना के बारे में बताया गया था, और इस योजना को हमने 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखेंगे वीवीआईपी क्वेश्चन, डायरेक्टली एग्जाम में बनेगा कि अटल पेंशन योजना को कब और कहां से लॉन्च किया गया, तो 9 मई 2015 को कोलकाता से प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो है वो सारे के सारे जो पेंशन से रिलेटेड सुपरविजन और रेगुलेशन करने का काम करती है। मतलब ये पेंशन सेक्टर से काम करने वाली एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ऑपरेट होती है, और 23 अगस्त 2003 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, सारे एक स्टैटिक पॉइंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। नोट नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ को आप ले लेना टेलीग्राम से। ठीक है, नेक्स्ट है मशरूम की एक न्यू स्पीसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है कैंडेलोमाइसिस एल्बोस्क्यूमोसस। बहुत बड़ा सा नाम है, आप समझ ही गए होंगे। तो ये मशरूम की नई प्रजाति है, मैं इसके बारे में नहीं पढ़ाती अगर इसको इंडिया में डिस्कवर नहीं किया गया होता। इंडिया में कोई चीज़ डिस्कवर होती तो ऑब्वियस सी बात है वो इंपॉर्टेंट हो जाती, तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसेंटली मशरूम की नई स्पीसीज को खोजा गया है और जिसका नाम कैंडेलोमाइसिस एल्बोस्क्यूमोसस रखा गया है। ठीक है, ये जो नई स्पीसीज है आपको दिखाई दे रही है, इस स्पीसीज के केवल और केवल 35 टाइप ऑफ मशरूम ही अभी पाए जाते हैं, और इसका जो कैप होता है आप देख सकते हैं बूली सा कैप और वाइट सा कैप आपको दिखाई देगा। ठीक है, और इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 58 mm की होती है। जनरली आपको डेड लॉग मतलब जो आपके गिरे हुए या सड़े हुए जो लकड़ी के ब्लॉक होते हैं या बेम्बू के जो शूट्स होते हैं उसमें आपको ये मशरूम देखने को मिलेगी। तो मशरूम जो है वो सेकेंडरी सेप्रोफाइटिक फंगई है। एक्चुअली आप लोग ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े होंगे, अलग अलग टाइप से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग बॉडी किस तरीके से खाना खाती है वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसानों की बात करें तो हम मुंह से खाना खाते हैं, प्रॉपर डाइजेस्ट करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिलीज कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो इंसानों में मतलब मुझ में और आप में कैसा न्यूट्रिशन हो रहा है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। वैसे ही अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे जो मशरूम है
मशरूम में जो न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आपको फंगस में देखने को मिलता है। वो सड़े हुए बॉडी से, सड़ी हुई चीज़ों से, डेड ऑर्गेनिज्म से बेसिकली न्यूट्रिशन को लेते हैं। क्लियर हो गए इतनी चीज़ें? और ये मदद करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट लिटर। ठीक है। वेस्टर्न घाट का जो रीजन है स्पेशली केरला, वो बहुत अधिक रिच है फंजाई में या फंगस में, इसलिए उस पूरे एरिया को एंडेमिक जोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नोकिया एंड टाटा प्ले फाइबर। देखिएगा, जैसे कि हमारे घर में या आपके घर में जियो फाइबर का कनेक्शन है या एयरटेल का कनेक्शन है, लेते हैं ना हम कनेक्शन इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम ले लेते हैं। और जब उसको हम इंटरनेट कनेक्टिविटी देना होता है तो हम एक राउटर का इस्तेमाल भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने घर का एग्जांपल लेती हूँ। मेरे घर में एयरटेल फाइबर लगा हुआ है और जो राउटर है वो 5G पकड़ता है और 5G पे काम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा नोकिया को सभी जानते हैं और टाटा प्ले फाइबर, इनके बीच में एक MOU साइन किया है। और यहाँ पे टाटा प्ले फाइबर जो घरों तक पहुँच रहा है और इनके साथ जो राउटर है, तो उसमें इनबिल्ट नोकिया की मदद से इनबिल्ट वाईफाई 6 इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब अगर आप इसका कनेक्शन कराओगे तो आपको इनबिल्ट वाईफाई 6 देखने को मिलेगा। तो इंडिया का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क तैयार है, नोकिया और टाटा प्ले फाइबर के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है, जो आपको इंडोर सुपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का वाईफाई नेटवर्क आपको देगा। अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहले न्यूज़ हम देखते हैं, ChatGPT का पेड वर्जन चाइना के वेडू के द्वारा लॉन्च किया गया है, पहला। नेक्स्ट है, जैसे कि कुछ समय पहले श्रीलंका ने इंडिया के ट्रैवलर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दी थी उनके टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, वैसे ही थाईलैंड ने भी इंडिया के ट्रैवलर्स के लिए यहाँ पे विदाउट वीज़ा एंट्री दी है। कब तक? 10 मई 2024 तक। ठीक है। अच्छा, ये वाली न्यूज़ जो है वो रिपीट हो गई, लेकिन देख लेते हैं। वर्ल्ड का पहला AI सेफ्टी समिट कहाँ स्टार्ट हो रहा है? तो यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन में हो रहा है, UK में हो रहा है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। इसमें इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर कई कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये है भूटान के किंग, जिनका नाम है जिग्मे केशर नामग्याल वांगचू। और ये 8 डेज के 8 दिनों के विजिट पे आए हुए हैं, ऑफिशियल विजिट पे भारत। ठीक है। तो भूटान के राजा हैं, भारत में घूमने के लिए आए हुए हैं, विजिट पे आए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच ओपन की गई है। कहाँ? त्रिनकोमली, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में एक ब्रांच ओपन की गई है और इसमें इंडिया के जो हाई कमिश्नर है श्रीलंका में, जिनका नाम है गोपाल बागले, और SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा भी इस सेरेमनी में प्रेजेंट थे। नेक्स्ट बात करते हैं, USA की एक नई मिसाइल इन्होंने टेस्ट की है जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखती है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? इसके जो वॉरहेड है उसमें वो न्यूक्लियर पावर को कैरी करके ले जाने में कैपेबल है। तो यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री ने रिसेंटली बताया है कि हमने मिनिटमैन 3 मिसाइल की लॉन्च की है और जिसको डेवलप बोइंग ने किया है, और ये एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली आपकी ये मिसाइल है। डन। अंत में कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैं जो रिवीजन क्वेश्चन पढ़ाती हूँ या कराती हूँ वो करंट अफेयर्स में नहीं होते। तो मैं ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हो सकता है कि आप पहली बार आ रहे हो हमारे करंट अफेयर्स को देखने के लिए, क्योंकि मैं जो भी रिवीजन क्वेश्चन यहाँ पे कराती हूँ वो 1 या 2 दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में डेफिनेटली पढ़ाए होते हैं। कुछ भी नया नहीं होता, क्योंकि जो रेगुलर बच्चे हैं उसको डेफिनेटली यहाँ पे पता होता है इन क्वेश्चन के बारे में। अब जैसे कि ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034 कहाँ होगा? तो आंसर है सऊदी अरेबिया। तो डेफिनेटली आज मैंने इस करंट अफेयर्स को कवर नहीं किया, तो कोई बच्चा आ जाएगा तो उसको ऐसा ही लगेगा कि रिवीजन क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के नहीं है, पता नहीं मैडम कहाँ से क्वेश्चन लेकर आ रही हैं, कुछ पढ़ाया है कुछ पूछ रही है। तो ऐसा नहीं है, ये मैंने कल या 2 दिन पहले इस न्यूज़ को डेफिनेटली कवर किया ही होगा, तभी रिवीजन क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो सऊदी अरेबिया, इसलिए रेगुलर देखो तभी आप रिवीजन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। रैंडमली आओगे तो आपको ऐसा नया नया ही लगने वाला है। नेक्स्ट है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD किसे बनाया गया है? तो दीपेश नंदा जी को बनाया गया है। अगली जो स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है। मिलेगी अगली स्लाइड आपको। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसने जीता है? तो नंदिनी दास ने जीता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है,
सचिन तेंदुलकर जी का स्टैच्यू किस स्टेडियम में अनवील किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए उसको लीड करने के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी की बेटी, उनकी बेटी का नाम है साइमा वाजेद, इनको नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, डेविड विले हैज़ रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। किस कंट्री से है? तो इंग्लैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बैलन डी'ओर अवार्ड 8th टाइम किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा मेसी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर बेंगलुरु के 10 साल के एक बॉय हैं जिनका नाम है बिहान, उनको मिला है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इनकोर। इनकोर का फुल फॉर्म क्या है? तो इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स, ये करेंट अफेयर्स में नहीं पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू में हम देख रहे हैं कि 2023 में फॉर्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। चलिए वापस आते हैं, 54th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में चेयर कौन करेंगे? तो आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। ऑप्शन बी। चलो, S-400 एयर डिफेंस जो सिस्टम है, हम किस कंट्री से, मतलब इंडिया किस कंट्री से प्रोक्योर कर रहा है, खरीद रहा है? 4 ऑप्शन है, इजराइल से, यूएसए से, फ्रांस से या फिर रशिया से। जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट पे दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।